नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इस परिवार के लोग सभी सकुशल होंगे। साथियों, पिछले अंक में मैं आपके सामने लेकर के आया था एक टैक्स टेररिज्म, सरकार के द्वारा टैक्स टेररिज्म चलाया जा रहा है, जो टेरर फंडिंग हो रही है, उसको सिलसिलेवार तरीके से मैंने जो है आपके सामने समझ रखा था। अभी आज जो है दूसरा भी एक टेररिज्म रिलेटेड ही ये टॉपिक है, ESTT। ये इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम से तुष्टीकरण के द्वारा टेररिज्म को फैलाना। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा देश विविध वेशभूषाओं, संस्कृति, भाषाओं वाला देश है, जिस बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर्स होते हों, जिस उद्यान में विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ पे ऋतुएँ हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत देश भारत में श्री कृष्ण श्री राम जैसे शख्सियत पैदा हुई जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हुई। हमारी नीति वसुदेव कुटुंबकम की, जो कहीं पे भी नहीं। हमारे राज्य में जो रात को दुश्मन पर वार नहीं, सोते हुए वार नहीं करते थे, उनको युद्ध बंदी बन जाते थे, उनको उपचार किया जाता था, उनको वापस छोड़ा जाता था। जो हथियार डाल देता था उस पर हमला नहीं होता था। उस तरह का हमारा देश खूबसूरत। लेकिन अभी उसी देश में देखो तो जनसंख्या विस्फोट, कानून व्यवस्था खराब, संविधान को नहीं मानने वाले लोग, गरीबी पैदा हो रही है, गाली गलौज, जघन्य हत्याएं, लूटपाट जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उसके क्या मुख्य कारण हैं? तो वो ESTT के तहत मैं कवर करना चाहूँगा। वो ESTT है, इकोसिस्टम है, जो जिससे तुष्टीकरण और टेररिज्म फैलाया जा रहा है। साथियों, जैसे कि संविधान के अनुसार हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हम कहेंगे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। तो इस अंक में मैं आपके सामने सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार ये लेके आया हूँ। देखिए, समझिए कि जो भीमराव डॉक्टर बाबा सिंह अम्बेडकर थे, उन्होंने सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार एक साथ रखा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब तो हमारी संस्कृति पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत ही सही तरीके से उन्होंने लगाया। लेकिन कारण क्या हुआ कि समान शिक्षा नहीं मिली। किसी का बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही, किसी को खराब मिल रही, किसी की शिक्षा व्यवस्था कुछ और, किसी का सिलेबस कुछ, किसी का कुछ सिलेबस में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। कोई बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन ही नहीं सकते। किसी शिक्षा में पढ़े हुए लोग जो है केवल मजदूर का ही काम कर सकते हैं, वहाँ तक ही सीमित रह गए। तो समान शिक्षा नहीं मिली। तो वो मेन प्रॉब्लम है जो ESTT के सबसे पहले अंक में आती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ तो आज़ाद भारत में सबसे पहले आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद में 1977 तक लगभग उसी एक विशेष धर्म से एक के बाद एक शिक्षा मंत्री बने, बीच में एक दो को छोड़ करके। तो जिस विभाग का मंत्री होता है वो अपने विभाग के लिए तो बहुत, अपने धर्म के लिए, विभाग के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सुविधाएं पैदा करता है। लेकिन यहीं पे देखो कि जिस धर्म से शिक्षा मंत्री बना वो धर्म जो है शिक्षा में सबसे पीछे रह गया। ये सोचने वाली बात है साथी। उन्होंने अपने वर्ग को ऊपर उठाने के लिए कुछ काम नहीं किया, उनका ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, तो और लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको शिक्षा में पिछड़ गए। शिक्षा में पिछड़ गए तो उसी वजह से जो जब शिक्षा सही नहीं मिली तो उनको संविधान का भी मतलब समझ नहीं आता, या उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जो संविधान से अलग है। तो वो जो है अलग दुनिया में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। अगर दूसरे नंबर पे अब्दुल कलाम के जो सबसे बड़े मुख्य एक्चुअली जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, उसके अलावा जो और जिम्मेदार हैं तो एक हमारे देश का जो शिक्षित वर्ग था, ज्ञानी वर्ग था, जो एक्चुअली ब्राह्मण लोग होते थे, वो उसमें आते हैं। जो सरकार में मंत्री होते थे और शिक्षा व्यवस्था में सबसे आगे होते थे, और लॉ एंड ऑर्डर बनाने में के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें होते थे, न्यूज एजेंसी होते थे, और आप जो कानून व्यवस्था में भी आप होते थे।
तो आपने सभी वर्ग को बराबर लाने पे के लिए आपने कोई बड़ा योगदान नहीं निभाया, तो कुछ लोग पिछड़ गए, कुछ आगे चले गए, कुछ पीछे रह गए। वो समानता नहीं हुई, वो पीछे जो है गैप से बढ़ते चले गए। तो दूसरे नंबर पर आपका भी महान योगदान है। आपको इसकी जो है आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा, इसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगला है सबसे एक और अहम जो लोग हैं, एक सेकुलर लोग। जो सेकुलर लोग अकेले अकेले रहना पड़ते हैं कि इससे मैं बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, अकेले अकेले रहते हैं। लेकिन अकेले अकेले को कुचल दिया जाता है और उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। वो इकट्ठा रहने की उनको शक्ति समझ ही नहीं आती। और उनकी पहचान है जैसे कि उनको किसी ने बिना नाड़े का पजामा पहना दिया हो और उसको संभालने में वो लगे हुए हैं। बिना नाड़े का पजामा है, अगर उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे खिसक जाएगा और उनकी सेकुलरिज्म सामने आ जाएगी। उस वजह से जो है उसको बिना नाड़े के पजामा को संभाले हुए हैं सेकुलर लोग। तो आप भाई भारतीय बनो, भारतीय वस्त्र धारण करो, भारतीय संस्कृति को समझो। आप जो है श्री कृष्ण का नाम लेने में आपको शर्म महसूस होती है, लेकिन आप अजमेर शरीफ जाते हो चादर चढ़ाने के लिए। ये जो है आपके सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा आडंबर है। तो आप जो है अपने सही रास्ते पे आइए। देश में आप जो है आपकी बहुत जिम्मेदारी है। आप इकट्ठे होना है, अकेले अकेले रहोगे तो कुछ ले जाते रहोगे। अब अगला जो फंडिंग जो करते हैं टेररिज्म की, जो है सेकुलर लोग सबसे ज़्यादा टैक्स इसकी टेरर की फंडिंग कर रहे हैं। जो हमारी अगर कानूनी व्यवस्था की जो एजेंसीज हैं, वो जो है विदेशी फंडिंग हो रही है, वो वाला तो ज़रूर लेके आता है। अगर देखा जाए तो सेकुलर लोग सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं टेररिज्म की। अगर मैं कहूँ, आप देखिए, अगर समझ के देखें कि आप जहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जिस भी दरगाह पे कहीं पे भी, आप आए दिन कितने पैसे चढ़ा रहे हो, वहाँ पे दान दे रहे हो, और वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो पैसा जा रहा है क्योंकि उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए मौलवियों की होड़ बनी हुई है कि इस पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो दिखाते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में लगा रहे हैं, वहाँ पे मदरसा खोल रहे हैं। मदरसा नाम के मदरसा हैं जिसमें बच्चे भी नहीं है, किसी में बच्चे हैं। तो जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकते थे, उसको उनको आकर्षित किया जाता है मौलवियों के द्वारा कि हमारे मदरसे में आओगे, और मदरसे में उनको कोई शिक्षा उनको देते नहीं है, उनको केवल इस्तेमाल किया जाता है। उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। और ये जो इसकी फंडिंग है, अब ये सेकुलर लोग इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं कि इनका पैसा देखें तो सालों सालों से आप पैसे देते चले आ रहे हो। तो देखिए कितना फंडिंग आप कर रहे हो। किसी के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, किसी के बच्चे का भविष्य आप खराब कर रहे हो। आपने वो फंड कर रहे हैं जिसके बच्चे की पढ़ाई मारी जा रही है, वो गलत शिक्षा में जा रहा है। आप ये फंडिंग बंद कर दोगे तो उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सरकारी स्कूलों में सही सबके समान पढ़ेंगे, और ये जो अपराधों में नहीं शामिल होंगे, लूटपाट, चोरी, हत्याएं, डकैती में उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपके पैसे की वजह से ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो कहा जाता है कि जो गड्ढा खोदता है वो इसी गड्ढे में गिरता है। इसीलिए क्योंकि आप उनको फंडिंग कर रहे हो, इसलिए आप कुचले जा रहे हो, इसलिए आप मारे जा रहे हो, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो घूम फिर के वो आपके ऊपर ही आ रहा है, आप उसमें उस गड्ढे में आप ही कर रहे हो। तो ये सेकुलर लोगों आपको समझना है। आप जो है बिना नाड़े पाजामे को बदलिए। मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तो पिछले अपने वीडियो के जरिए बता ही चुका था कि आप जो है सरकार का जो टेररिज्म में पैसा जा रहा है, टैक्स टेररिज्म, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन, आप रिकमेंडेशन दीजिए। आप इसमें को भी आप अमल में लेके आइए कि जो सेकुलर लोगों की फंडिंग जो कितनी लार्ज स्केल में हो रही है, और जो लोग जो जिस स्थान से टेररिज्म पनपता है, जिस स्कूल से हो, जिस किसी धर्म स्थान से हो, किसी घर से हो जिसमें हथियार पाए जाते हो, टेरर को पाला जाता हो, उसको भी आपको अपनी उसमें रिपोर्ट में लेके आना है कि ये स्थान को, इस जगह को, इस संस्था को राष्ट्र के दायरे में, टेरर के दायरे में लेके आना है। उस पर उसी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो आप शायद नहीं कर रहे हों। तो वो चीज़ अगर आई होती तो ये अपराध कम हो रहे होते। मीडिया हाउस जो है सरकार का एक और जनता के एक आईना होते हैं। सरकार को रास्ता दिखाने वाले, सरकार को चेक करने वाले, जनता को के लिए आईना खोलने वाले। लेकिन आप अपनी बखूबी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप अभी बहराइच का भी केस हुआ है, तो आपके जो
मीडिया कर्मी गए हैं वो एक विशेष धर्म से ही आपने भेजे हैं और उसको कम्युनल रंग दिया गया है। एक्चुअली कम्युनल क्या है, अगर सही मायने में अगर कम्युनल की भाषा बताई जाए तो कम्युनिस्ट द्वारा सेकुलर लोगों को दमन, वो कम्युनल होता है। जो सही तरीके से प्लान करके स्ट्रेटजी के तहत कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, संक्रमित विचारधारा के लोग सेकुलर लोगों पे का दमन करते हैं। उनकी चोरी, हत्या, लूटपाट, उनकी दुकानें लूटना, ये हत्याएं करना, सामान लूटना, ये वाला काम होता है। दैट्स कॉल्ड कम्युनल, वो है कम्युनल। तो ये चीज़ों को आप जो है बताइए व्हाट इज कम्युनल। आप जो कम्युनल की भाषा ये मत बनाए कि दो संप्रदायों के बीच में तनाव, संप्रदायों के बीच में कभी नहीं होता है। केवल एक संप्रदाय के द्वारा दूसरे संप्रदाय का, स्पेशली सेकुलर लोगों का दमन होता है, वो होता है कम्युनल। अभी माननीय उच्च न्यायालय से मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है उनको, इनकी जो लोगों को रास्ते पे लेकर के आए, उनको जवाबदेही आप समय समय पे आपको मार्गदर्शन करते रहें। जो धार्मिक गुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके जो धर्म की फॉलो करने वाले लोग, उनको आप इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल नहीं करना है। उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार के साथ उनके बच्चों का सही भविष्य हो, अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, देश के निर्माण में वो काम करें। और वो क्यों पिछड़ गए हैं, उसको कैसे, उनको सही रास्ते पे आपको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सबसे बड़े उसके गुनहगार हैं। अगला देखूं तो मैं चुने हुए जो नेता हैं देश के, जो संसद में जाते हैं, जिनका कानूनी व्यवस्था बनाना और नियम बनाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो धर्म विशेष ये बोलते हैं कि मेरे धर्म के अलावा किसी को आज़ादी नहीं है, बार बार दिन में 4 बार 5 बार ये चीज़ बोली जाती हो, तो वो तो गैर संवैधानिक है। जो चीज़ गैर संवैधानिक है, आपने उस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। ये आपकी जिम्मेदारी थी, उसको प्रतिबंध लगाना था। सर्वधर्म समभाव ये हमारे देश की परंपरा है। तो धर्म समभाव में जो है आपने लेके नहीं आए। तो ये आप जो है धर्म समभाव की बात कीजिए। गैर संवैधानिक जो काम कर रहा है, जो संविधान के नहीं मान रहा है, उसको प्रतिबंध लगाओ। उसको जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो आपको चाहे वोट का अधिकार है, चाहे सरकार से सुविधाएं मिलने वाली, बिजली, पानी, फ्री पानी, ये सब चीज़ों को आपको उनको प्रतिबंध करना है, उसको वंचित करना है चीज़ से, तभी वो लोग रास्ते पे आएंगे। देश के जो वोटर्स हैं, वोटर्स भाई आपको समझना है कि आपको जो आपकी जिम्मेदारी है देश में सही नेता चुनना। तो आप जो है धर्म विशेष, समुदाय विशेष, परिवार विशेष से आप दूर जाइए। आपको देश को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि एक आर्मी चीफ का बेटा आर्मी चीफ तो नहीं बनेगा सीधा, वो अफसर ज़रूर बन सकता है आर्मी में। आर्मी चीफ हो सकता है कभी बन जाए, 30-40 साल की जर्नी में पहुंच भी जाए, वहाँ तक नहीं भी पहुंच जाए। किसी क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ज़रूर बन सकता है, बेटा बेटी। अब हम उदाहरण के तौर पर सुनील गावस्कर को ले, एक बहुत महान क्रिकेटर हैं, उनका बच्चा भी जो है रोहन गावस्कर क्रिकेट में आया, बट वो सीधा उसको क्रिकेटर का टीम कैप्टन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो वहाँ तक एक बहुत बड़ा सफ़र होता है वहाँ तक जाने का। चाहे ऐसे कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसका बच्चे को सीधा चीफ जस्टिस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अगर कोई राजनेता, कोई पार्टी चलाने वाले नेताओं के बच्चे हो सकता है नेता बन सकते हैं, चाहे उनको उसका प्लेटफॉर्म मिल गया है या कुछ संघर्ष करके थोड़ा बहुत, बट सीधा पार्टी अध्यक्ष बन जाए या सीधा चीफ मिनिस्टर बन जाए, पीएम बन जाए, तो समझो क्वालिटी परफॉर्मेंस में ख़त्म है। टीम इंडिया परफॉर्म नहीं कर सकती अगर ऐसे आप क्रिकेटर इकट्ठे चुन के लगे जाओ उन्हीं के बच्चे, तो क्वालिटी परफॉर्मेंस ख़त्म। तो इसीलिए जो परिवार वाली पार्टियां हैं उस हिसाब से जब चीज़ों को करती है तो क्वालिटी परफॉर्मेंस आपको ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बड़ी बार आप गलती करते रहते हैं, इसी वजह से इकोसिस्टम हमारे देश का खराब हो रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है। ये जो चीज़ें बहुत बड़ी देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधक है, और उसी के लिए आप शिकार हो रहे हैं। हत्याएं, लूटपाट, अत्याचार आप ही के ऊपर है, क्योंकि ये गड्ढा आप ही खोद रहे हो। आप जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। आप पौवा के चक्कर में या 500 रुपये या 100 रुपये के चक्कर में आप अपने ज़मीर को बेच दे रहे हो। तो आपको ये जिम्मेदार होना, ये चीज़ों को नहीं करना।
अगला मैं अलग अलग कुछ राज्यों की अगर मैं बात करूं, तो अगर जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान की बात करूं तो आपको मार शारदा पीठ को याद करना है, उसको पुनर्जागृत करना है, आपको इकट्ठे होना है, आपको भारतवर्ष की सहायता लेकर के अपने आप को एकत्रित करना है, और आपका सेंट्रल एशिया से आपका रूट भी खोलना है जो कि ट्रेड रूट होगा। आपका प्रदेश जो है स्विट्ज़रलैंड जैसा सुंदर होगा और सिंगापुर जैसा एक महान व्यापारिक केंद्र बनेगा, बहुत बड़ा विकास होगा आपके राज्य का। तो आपको उस हिसाब से करना है। पंजाब वासियों, आप जो गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह को याद करें, सरदार भगत सिंह को याद करें, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करें, राजगुरु को याद करें। देखिए अपने परंपरागत संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने कितने त्याग किए, लेकिन आपको जो है आपकी संस्कृति, आपकी पगड़ी को नीचा दिखाने के लिए लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने टायर्स में आग लगा के आपके लोगों को मारा, जिन्होंने गरम तवे पे या गरम कढ़ाई के तेल में आपके पूर्वजों को मारा, या दीवारों में आपके बच्चों को जन्माया, आपके धर्म को ख़त्म करने के लिए वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से बचिए। उत्तर प्रदेश के लोग जो है, आप पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण 16 कलाओं के जो महापुरुष पैदा हुए हैं उसको याद कीजिए, और वैसा आप जो है नज़ीर पेश कीजिए। आप जो है कम्युनलिज्म और ये इस चीज़ में तुष्टिकरण के शिकार नहीं बने। और स्पेशली मैं कन्नौज वासियों को कहना चाहूँगा कि जो गलती कन्नौज की राजा ने की थी, जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, या नाम लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, सब लोग लेते हैं जयचंद का नाम, तो उन्होंने मुग़लों का शासन स्थापित किया इस देश में। अब ऐसे कोई राजनेता, आप जो कन्नौज वाले, आप लोग ऐसा कोई नहीं चुने कि जो मुग़ल शासन इस देश में लाना चाहता हो, जो मुग़लों का साथ लेना चाहता हो, मुग़ल शासन लाना चाहता हो। तो कन्नौज वासियों, आपको जो मान जिम्मेदारी है कि जो आपके महाराजा ने गलती कर दी, ये जो है अभी आपके हाथ में है, बागडोर है, आपको अपना नेता चुनना है। आप ऐसा कभी नहीं चुने जो आपराधिक हत्या, साजिश वगैरह, लूटपाट को बढ़ावा देते, ये आपकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के लोग जो है, आप वीर शिवाजी को, वीर सावरकर को याद करें, सावित्री फूले बाई को याद करें, बाला साहब को याद करें कि आपके धर्म की रक्षा करने के लिए वो लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। पूरा मैं अगर साउथ इंडिया की बात करूं तो DMK, डेंगू मलेरिया कोड वाली सोच वाले लोगों से आप दूर रहें। आप अपने जो है चोला एम्पायर, पांड्यन एम्पायर, ये वाले एम्पायर्स को याद करें और आप देश को मजबूत बनाएं। और हमारे ईस्ट इंडिया के लोग जो है अपने विजयनगर एम्पायर को याद करें, अशोक सम्राट को याद करें। बिहार के लोगों, आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रशांत किशोर बहुत सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये लालटेन का ज़माना चला गया है, लालटेन का ज़माना नहीं रहा। अभी जो है प्रकाश के लिए नई अच्छी लाइट व्यवस्था है, 24 घंटे बिजली आ रही है, और लालटेन को आप जो है 100 पीस बना के रख दीजिए, अपराध को रोक लगेगी। TMC, तुष्टिकरण मजलिस कम्युनिस्ट, पश्चिम बंगाल वालों, आपको तुष्टिकरण मजलिस कम्युनिस्ट से पीछा छुड़ाना है। आपको अपनी बांग्ला संस्कृति को बचाना है, आपको रविंद्र संगीत को पुनर्जीवित करना है। आप दुर्गा देवियों, आपको दुर्गा का रूप लेना है। भाइयों, आपको सुभाष चंद्र बोस पैदा होने चाहिए। आप अपनी बांग्ला संस्कृति को बचाना। आपकी संस्कृति पे पिछले 30-40 वर्ष से और ज़्यादा समय हो गया इतना दमन हो रहा है। आप कितने 30-40 वर्ष से तो बहुत बुरी तरह से आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, जबकि अगर पिछले 100 वर्षों से भी देखा जाए तो ये अत्याचार होते आ रहे हैं। तो आपको अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आप में सुभाष चंद्र बोस पैदा होने होंगे, आप में दुर्गा पैदा होनी होगी। नहीं तो अभी जो हॉस्पिटल में एक जो केस हुआ है, ऐसे वाले केस, अत्याचार, ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं आसाम के लोगों को तो नमन करता हूं कि आपने बहुत सही नेता चुना है। हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सही रास्ते पे लेके चले आ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी सही कर दिया है, लोगों कानून व्यवस्था सही लेके आ रहे हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट भी वैसा ही करें तो बहुत अच्छा होगा। साथियों, मैं यहाँ पे एंड विराम लगा रहा हूँ। जो इको सिस्टम है,
तुष्टिकरण का, टेररिज्म का जो आपके सामने रखा मैंने ये स्थिति, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको समझें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अमल में भी लेके आना। ये नहीं कि आपने सुना, मुझे पसंद आया, उसके बाद भूल गया। तो आपका भागीदारी है कि आपको अमल में लेके आए। और ये स्थिति के जो दुर्व्यवहार हुए हैं उसके कुछ वीडियोज़ मैं आपको अटैच कर रहा हूँ पीछे। तो जो है उत्तर प्रदेश से लेके आया हूँ, क्योंकि जो एक अहम राज्य है उसकी नष्ट करने के लिए, जो क्योंकि श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, तो उसको दमन करने के लिए ज़्यादा प्रयास होते हैं। तो उसमें कितने जो अत्याचार हुए, एक जो पुलिस डीजीपी विक्रम सिंह हैं उनकी जुबानी सुनिए, और डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह, जो उन्होंने जो झेला था उनकी जुबानी, और एक आगरा में जुलूस निकालते हुए एक मुस्लिम गुरु हैं, वो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टियाँ किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, कैसा तुष्टिकरण होता है, कितने अपराध बढ़ाए जाते हैं, कैसे कैसे उसको लाभ लिया जाता है उस चीज़ का। तो वो आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ, आप उसको समझिए। तो उम्मीद करता हूँ समझेंगे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप अपने देश को मजबूत बनाना है, और जो शिक्षा व्यवस्था में जो पीछे रह गए हैं वो लोग भी शिक्षा व्यवस्था में आ पाएंगे, और सेकुलर लोगों आप जो है टेररिज्म की इस तरह की फंडिंग को बंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। धन्यवाद। भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा आपको बचाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए। 1947 में जब नरसंहार शुरू हुआ था, आगजनी शुरू हुई थी, जैसे बांग्लादेश में आज हो रही है। आप बांग्लादेश को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे ही 1947 में हुआ था। जहां मदरसा खुला वहां अशांति फैली, जहां मदरसा खुला वहां पे अराजकता फैली। और भारत में तो 5 लाख मदरसे चल रहे हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियों को आपकी आंखों के सामने किडनैप कर लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन, आपका घर जलाया जाए, आपको ऐसे टॉर्चर करके मारा जाए? आपने देखा ना बांग्लादेश में कैसे मार मार के उल्टा टांग रहे? क्या आप यही चाहते हैं ये भारत में भी हो? जो बांग्लादेश में हो सकता है वो भारत में भी होगा। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ भारत में होगा अगर कानून नहीं बदलेगा। भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारत के त्योहार को बचाना चाहते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि को बचाना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों के मांग में सिंदूर को बचाना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों के गले में मंगलसूत्र को बचाना चाहते हैं। तो इस रविवार को अपने सांसद से जाके मिलिए। संसद का सत्र चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे सांसद दिल्ली में होते हैं, लेकिन शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र में होते हैं। उनको ढूंढिए, जहां पे भी है, अपने घर पे होंगे या कहीं और स्थान पे होंगे। इस रविवार को अपने सांसद से जरूर मिलिए। सरकार सबकी होती है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ऐसे ही सांसद सबके होते हैं। आपने उनको वोट दिया है या नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जाके इस रविवार को अपने सांसद से जाके मिलिए और उनसे भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, और हम दो हमारे दो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, और विदेशी चंदा के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए। जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना भाग गई ना, जैसे अराजकता फैली, एक दिन हमारी शेख हसीना भी भाग जाएंगे। हमारे यहाँ भी जितने टीपू सुल्तान है वो सब भाग जाएंगे। कोई नहीं बचेगा आपको बचाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए। एक बात याद रखिएगा, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, महामंडलेश्वर, कवि, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को, बांग्लादेश जल रहा है, कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार दूसरों का घर नहीं बचा रहा है, सब अपना घर बचा रहे हैं, और बहुत सारे तो अपने आप तो भाग चुके हैं। 1805 में अफगानिस्तान, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं, पहले वो गंधार था, वहां प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। बहुत विकास करने वाले थे, खूब तालाब बनवाए थे, खूब जो है उन्होंने वहां पे सड़कें बनवाई थी, खूब और 1825 आते आते अपना परिवार लेके भाग गए। जैसे अभी खालिदा शेख हसीना भागी ना बांग्लादेश छोड़ के, ऐसे ही पंडित नंदराम टिक्कू अपना परिवार लेके अफगानिस्तान से भाग गए, वहां की जनता को और नतीजा ये हुआ, अफगानिस्तान से हिंदू भी खत्म हो गए, ब्राह्मण भी खत्म हो गए, क्षत्रिय भी खत्म हो गए, वैश्य भी खत्म हो गए, दलित भी खत्म हो गए, जैन भी खत्म हो गए, बौद्ध भी खत्म हो गए, सिख भी खत्म हो गए, अगड़े भी खत्म, पिछड़े भी खत्म, दलित भी खत्म, सवर्ण भी खत्म, सब खत्म हो गए। योगी जी, और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको तो वैसे? नहीं, देखिए, मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूँ, शायद जीवन में 1-2 बार गया हूँ। आएंगे नहीं, चुनाव में प्रचार लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहां फायरिंग हुआ है, यहाँ फायरिंग हुआ है, वो सब तो बुरा बात है,
लेकिन अच्छा बात भी तो एक ही जैसा होता है नहीं, ना। वो वहाँ गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहां वहाँ भी बुलडोजर शादी होता चलता है, है, यहाँ यहाँ भी शादी बुलडोजर। होता है। वहां भी लोग कपड़ा पहनता है, वहां भी लोग कपड़ा पहनता है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है। कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं। 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा असल में अभी बंद। स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा, कांग्रेस का कोई जमाना। वजह, कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को तो पूछा, उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते हैं बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा हाँ। तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से पढ़ तुमको किसने डाला? बोले मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ तो रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियां वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप मुझको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको क्यों बोलो जाके मैं आपको मदरसे प्यार बंद करता करेंगे हूं? तो कहां से प्यार करेंगे वो? अरे मदरसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बंद किया ना। ये तो कौम के लिए तो मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा नाम इतिहास में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कौम का कभी इतिहास बनता है तो लिखना चाहिए कि ये असम से मौलवी से ज्यादा मुसलमान समाज में डॉक्टर ज्यादा होता है, इंजीनियर ज्यादा होता है। अगर वो काम मैं 5 साल में कर सकता हूं तो उससे ज्यादा मुसलमान समाज तक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आप बताइए। तो मियां वोट नहीं चाहिए? देगा, आप खबर करिए। जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा ना। ऐसा आप पहले कहेंगे नहीं मैं चाहिए। आगे क्यों बोलो? इतना तो अक्ल होना चाहिए ना। मैं आगे बोलो फिर वो लोग नहीं देगा, तो दोनों समान होगा कोई दिन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए नहीं चाहिए। जो बेटा बच्चा मदरसा का जगह नॉर्मल स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये लोग हमको जरूर वोट डालेगा। लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो मंदिर के 5 किलोमीटर में बीफ बैन, फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे। ये लोगों का हिस्सा है, कोई मंदिर खुले तो मैं जाके कैसे बंद कर सकता हूं? तो हर 5 किलोमीटर मंदिर तो मतलब पूरे असम में ही बैन हो जाएगा फिर? तकलीफ मंदिर हो उसमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ होता है जब गोवध होता है। तो आप जब क्वेश्चन करता है, मेरा लगता है आपका मंदिर में तकलीफ है कि गोवध में तकलीफ है। हमको तकलीफ होना चाहिए गोवध में। अगर कई जगह राज्यों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे 65 मामले दर्ज थे। कुछ लोगों को वो समय याद होगा जब मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से अपनी मूंछों को ताव देकर खुली जीप में निकलता था। उस समय पुलिस भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा।
लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खूंखार डॉन को खुलेआम चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार से भी भिड़ गया था, लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खून के आंसू रुलाए गए। मगर सीएम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी। जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था। शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरीदी थी। उस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंह के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर कोटा वापस लेने का दबाव बनाया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह का हरासमेंट शुरू हो गया। उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। शैलेंद्र कुमार सिंह को उनके साथी ही जेल ले गए, लेकिन सीएम योगी ने शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए। अब आप मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्हीं शैलेंद्र कुमार सिंह का बयान सुनिए। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई के तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों को प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लाइफ से इसका कोई लेना देना इतना ओवर द टॉप नहीं होता। जो जीवन में वास्तविकता है उसका तर्पण है। और लखनऊ में ही अगर हजरतगंज में कोई अपनी एसयू पे पैर फैला के बोतल विस्की के रखे है बॉनेट पे, और लड़कियों को आते जाते फप्ती कसे, दुपट्टे खींचने का इंतजाम करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून व्यवस्था की क्या। हजरतगंज में लखनऊ जी। और इस तरीके की गुंडागर्दी लखनऊ ने भी देखी है। और अतीक का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की, वो बिल्कुल खाल उतार लेता है जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है उसका कारकेस। उस तरीके से लोथड़ा बना करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो, एक लाश है, और आइंदा किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहाँ आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज या चीफ मिनिस्टर्स, ये तो बड़े, चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सर। चीफ मिनिस्टर को छोटा आदमी नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है स्टेट का, यानी कि वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, इट इज द बिगेस्ट पर्सन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेक कर। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है। जरा आप गूगल करके देखिए, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। पर एक दूसरा समुदाय आमने सामने हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर किस तरीके की तस्वीर है? एक जो मूर्ति निकलती है विसर्जन के लिए, उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। कौन है ये लोग जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? देखिए, सौहार्द तो बिगड़ा नहीं है, सौहार्द तो बना हुआ है। और यहाँ पर अभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकले थे, उसमें गणेश चतुर्थी के भी जुलूस निकले थे। आपस में दोनों मिलकर के एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे का क्या नाम है आदर कर रहे थे। अब ये जो अगर ये घटना कोई हो गई है तो ये कोई षड्यंत्र होगा, ये जानबूझ के नहीं हुई है, ये किसी का षड्यंत्र होगा। सपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, कांग्रेस का भी षड्यंत्र हो सकता है। आप कह रहे हैं सपा का षड्यंत्र हो सकता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उधर तो अखिलेश यादव जी सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सौहार्द व्यवस्था है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं लग रहा कि व्यवस्था कैसी बननी है, किस तरीके से आम जनता की रक्षा होगी। देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों को
बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बस इन्होंने मुसलमान की गरीबी कैसे दूर होगी, मुसलमान बरसरे रोजगार कैसे होगा, मुसलमान अच्छी अच्छी पोस्टों पर सरकारी नौकरियों पर कैसे पहुंचेगा, इन्होंने कभी इस बात की कोई चिंता नहीं करी। बस मजहबी जज्बात भड़काने हैं और आपस में नफरतें पैदा करनी है, और इनके पास कोई काम नहीं है, और नफरत से ही इनकी राजनीति चलती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान, प्रारब्ध से अवनीश पीएन शर्मा जी, पीएम निकला भैया, और बाबा रामदास जी, बाबा की खरी खोपड़ी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अब टॉपिक है बहराइच के दंगे। नॉर्मली चल रही है दुर्गा विसर्जन और हमारे नवरात्रों के ऊपर अब एक ट्रेंड बन चुका है कि शांति प्रिय समुदाय जिस तरीके से उस पर जरा से गाने चल जाएं, शोर शराबा हो जाए, पत्थरबाजी 2 मिनट में शुरू हो जाती है। अब एक उसके साथ साथ नया ट्रेंड भी चला, और वो नया ट्रेंड ज्यादा घातक लगा या ज्यादा दुखदाई लगा। क्या? शायद पुणे के कोई कमिश्नर या आईजी हैं, मैं उनका वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये कहते हैं कि सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की XYZ जो भी नमाज है उसमें जो अजान है उससे 15 मिनट पहले और नमाज के टाइम और नमाज के 15 मिनट बाद तक आप किसी भी तरीके का ना तो कोई म्यूजिक बजाएंगे, ना ही कोई प्रोसेशन होगा, ना और कुछ। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. Visit the store or download. ये एक दूसरी, अब इसी के साथ एक जाने माने चैनल की जाने मानी पत्रकार, नाम मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि क्या हुआ अगर मतलब किसी ने 20 गोलियां मार दी, तो उसका लबोलुबाब ये है, मैं शब्दों को रिपीट नहीं कर पा रहा, कि अगर आप किसी के घर पे से हरा झंडा उतारेंगे तो 20 गोलियां तो मारेगा। झंडा क्यों उतारा? हरा झंडा क्यों? अब हालांकि उनसे अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आया है तो कि क्या वो भगवा झंडा उतारने पर भी, या हमारे राम की, भगवान की, या किसी भी भगवान की मूर्ति तोड़ने पर, या मंदिर तोड़ने पर, या पेशाब मूर्तियों के ऊपर करने पर, या मूर्तियों के ऊपर चढ़ने वाले फूलों पर थूकने पर, या उस पर पेशाब करने पर, या उस पर पोटी करने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं या नहीं? एक अगली बात। तीसरा और ज्यादा, जो कि एक लिस्ट निकाली गई, वो लिस्ट अभी तक किसी मीडिया हाउस ने डिनाई नहीं की है, लेकिन वो लिस्ट में दावा किया गया कि लगभग जितने भी बड़े पत्रकार और बड़े रिपोर्टर, मतलब बड़े जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, सब ने जितने भी पत्रकार बहराइच में भेजे वो लगभग सभी मुसलमान, एक आधा कोई हिंदू है, बाकी सब मुसलमान। अब मैं आप दोनों से यही एक सवाल, कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इन बहराइच के दंगों में किसी तरीके का कोई गंदा खेल चल रहा है जिसमें हिंदुओं को ही कल्प्रिट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं, चलो ठीक है, महाराष्ट्र वाला मामला छोड़ दिया जाए जिसके अंदर वो कहीं और का लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वो ऑफिसर जो है वो इस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को अगर मतलब रिपोर्टर सारे मुस्लिम्स भेजे जा रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना दिखाया गया। क्योंकि मैं एक दो ऐसे पहले वाले मामले भी जानता हूं, याद कर मतलब पता है, जिसके अंदर एक नाई ने सामने घर में रहने वाले 2 बच्चों की बलि देने की कोशिश करी, एक की तो बलि दे दी, मैं उस जगह का नाम थोड़ा भूल रहा हूं। उसमें जाना माना एक मुस्लिम पत्रकार जो है वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है, उसने बहुत शानदार तरीके से कहूंगा या यूं कहें बहुत ही गंदे भद्दे प्लान करते हुए काम किया कि उस मुद्दे को एक दूसरे नंद भाभी के मुद्दे से जोड़ दिया और ये कहा देखो ये तो नॉर्मल है, इसे आप धार्मिक एंगल से ना दें। वहीं दूसरी तरफ वो जानी मानी पत्रकार जो है वो जिस तरीके से उसको कह रही है कि तुम्हारी अगर झंडा उतारोगे तो वो धार्मिक मामला हो जाए, लेकिन उसी धार्मिक मामले को दबाने के लिए एक धर्म विशेष से संबंधित पत्रकारों को भेजा जाता है ताकि वो कुछ कहानियां निकाल कर लाएं और वो कहानियां इस तरीके से प्रोजेक्ट की जाएं कि सारी गलती हिंदुओं की थी, तो उन्होंने नारा क्यों लगाया? तो मेरा सवाल यही है,
क्या इसे नया रंग देने की कोशिश की जा रही है? अवनीश भैया आपसे स्टार्ट करें। जी जी देखिए, आपने बहराइच के मामले में मीडिया का जो सवाल उठाया है कि वहां पर किन मीडिया वालों को भेजा गया है कवरेज के लिए। साहब देखिए, वो लिस्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो उस लिस्ट में ऑलरेडी सारे मुसलमान पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी एक बड़ी खतरनाक चीज उसी लिस्ट में है, और वो है कि पीटीआई का जर्नलिस्ट वहां कौन है? अरशद। और एएनआई का जर्नलिस्ट कौन है? आजिम मिर्जा। साहब, भारत में किसी खबर, किसी घटना को अगर इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया के किसी हिस्से में बैठी हुई मीडिया अगर कवर करती है, तो वो ऑफिशियल फीड इन 2 न्यूज एजेंसी से लेती है। ये कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है। ये अखबारों चैनलों को थ्रू आउट द वर्ल्ड भारत से संबंधित कोई खबर देने की एजेंसीज हैं। अब आप सोच रहे हैं, अमेरिका में बैठा हुआ बहराइच को कवर करता या कवर करने की चाहत रखने वाला इकोसिस्टम का कोई जर्नलिस्ट, कोई अखबार, कोई प्रतिष्ठान, कोई चैनल क्या दिखाएगा? आप सोचिए, ये भारत के सेक्टर 16 छाप मीडिया तक ही ये बात नहीं है। ये विश्व स्तर पर किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, एक खास दृष्टिकोण की तरफ ये दिखाता है। ये छोटी साजिश नहीं है। मैं अभी बहराइच पर तमाम बात हो गई है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात हो गई है, तमाम कंस्पिरेसी की बात हो गई है, नौकरशाही के फेल्योर की बात हो गई है। निश्चित तौर पर फेल्योर है जब वहां की जिम्मेदार ऑफिशियल एसपी कहती है कि मुस्लिम इलाका, मैं पूछ रहा हूं 1947 में इस देश का टुकड़ा करके कि मुस्लिम इलाका बना तो लिया था मोहतरमा, फिर कहां का मुस्लिम इलाका? और अगर आप एसपी होते हुए ये कह रही हैं कि मुस्लिम इलाका, तो भाई साहब ये बता दीजिए, फिर हम अगर ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान में 47 14 अगस्त के बाद भी इतने सारे पाकिस्तान हर शहर, हर मोहल्ले के आसपास हैं, तो इसमें क्या गलत है? आप कह रही हैं ना मुस्लिम इलाका, तो ये बड़ी साजिश है। अब एक चीज आते हैं, एक तर्क, एक कुतर्क, एक बेहयाई, ये लगातार 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी गढ़ी जाती है इस पूरे इकोसिस्टम से। वो एक बात होती है कि साहब जय श्री राम आक्रामक नारा है। किसी मस्जिद के सामने, किसी सार्वजनिक जगह, किसी शोभा यात्रा में हिंदू सनातनी नारे, हिंदू गाने डीजे पर बजना, इससे दूसरे मजहबियों की धार्मिक भावनाएं भड़क जाती है। ये कहा जाता है इकोसिस्टम इसका बचाव करता है। मैं ऐसे तमाम इकोसिस्टम के मुंह पर कर्नाटक हाईकोर्ट का 3.5 महीना पुराना एक फैसला, जो कि उनकी वेबसाइट पर अभी 24-48 घंटे पहले अपलोड हुआ है, इसलिए उसकी आज बात हो रही है। फैसला वो 3.5 महीने पुराना है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले, टिप्पणी नहीं है, कमेंट नहीं है, वर्डिक्ट है, फैसला है हरिमोहन जी, कि जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के अंदर घुस के लगाना, वह भी कहीं से भावनाएं भड़काने वाला नहीं है। और यह फैसला देते हुए कर्नाटक पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनको रिहा किया, रिहाई का आदेश दिया और केस खारिज कर दिया है।